नमस्कार, खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा और कांग्रेस के टिकट। दरअसल देश भर में राहुल गांधी की यात्रा का डंका भले ही ना पिटे, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस जरूर इस बात को जनता के बीच लेकर जाना चाहती है कि राहुल गांधी जहां से गुजरेंगे लोकसभा चुनाव में, वहां कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा हो। इसी के चलते कांग्रेस ने वो इलाके चुने हैं जहां कांग्रेस मजबूत है, और उसमें धार के इलाके की बात करें तो वहां भी कांग्रेस की स्थिति बेहतर है। इसलिए राहुल बाबा की सभा धार में भी होने वाली। मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल इलाका है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि राहुल गांधी की यात्रा के मायने क्या हैं मध्य प्रदेश में, और कांग्रेस के टिकट वितरण में इसका कितना लाभ मिलेगा। क्योंकि अभी तक जो खबरें हैं वो ये कि कांग्रेस के पास ताकतवर उम्मीदवारों का टोटा है। एक तरह से जो चुनाव जीतने वाले प्रत्याशी हैं वो कदम पीछे खींच रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की अप्रत्याशित हार हुई है, कहा जा रहा था कि वो 140 सीट लेकर आएगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, और वो 70 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। इसके बाद थोड़ा सा मनोबल गिरा हुआ है, और उसी मनोबल को बढ़ाने के लिए राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश से गुजर रही है। इसी पर बात करेंगे कि आखिर ये यात्रा कितना कांग्रेस को दम दे पाती है। इस दौरान बदला हुआ सीन ये होगा कि जब कमलनाथ थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, जब पिछली उनकी यात्रा हुई थी, और इस बार जीतू पटवारी जो ओबीसी से आते हैं वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और युवा नेता भी हैं। तो इस पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी श्री योगीराज योगेश जी। स्काइप पर हमारे साथ जुड़े हैं जयंत तोमर जी, और टेलीफोन लाइन पर है सामाजिक सरोकार से जुड़े श्री रमेश सिंह जी। तो पत्रकार साथी जयंत जी से चर्चा की शुरुआत करेंगे। जयंत जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी नमस्ते राघवेंद्र जी, आवाज आ रही है। नमस्कार। दरअसल राहुल गांधी की यात्रा के मध्य प्रदेश में क्या मायने हैं? क्योंकि अगर हम पिछली यात्रा का जिक्र करें, जो भारत जोड़ो यात्रा थी, वो निकली थी मध्य प्रदेश के लगभग 22 विधानसभा क्षेत्रों से। नतीजा जो आया सामने वो ये कि 18 सीटों पर कांग्रेस वहां हार गई थी। इस बार लगभग स्थिति उससे बेहतर होगी ऐसी उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि 22 सीट में से 18 कांग्रेस हार गई थी, और इस बार 6 लोकसभा सीटों के आसपास वो क्षेत्र होंगे जहां से राहुल गांधी जी की ये भारत न्याय यात्रा गुजरेगी, निकलेगी। और उस वजह से क्या कांग्रेस को वहां थोड़ा सा माइलेज मिलेगा, थोड़ा सा कांग्रेस प्लस करेगी, क्योंकि राहुल गांधी की इस यात्रा में आदिवासी पर फोकस है, ओबीसी पर फोकस है। और ख़ास बात यह है कि इस पूरे मामले में पिछले 2-2.5 साल की हम बात करें तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, और तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर मोहन यादव, सभी आदिवासी और ओबीसी पर फोकस कर रहे हैं। आपकी राय, इस यात्रा से क्या असर होने वाला है टिकटों के मामले में भी और कांग्रेस की ताकत के बारे में भी? जयंत जी। जी राघवेंद्र जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है कि राहुल गांधी की जो मध्य प्रदेश में यात्रा होगी उसका टिकटों के बंटवारे में और जो संभावित जीत है उसको लेके क्या संभावना बन सकती है, इसको लेके आपने प्रश्न उठाया है। जी। राहुल गांधी की पिछली जो यात्रा थी, जो केरल से शुरू हुई थी और कश्मीर में उसका समापन हुआ, उस यात्रा का तो अपेक्षित कोई नतीजा निकल नहीं पाया। विधानसभा चुनाव में ऐसा कुछ देखने में नहीं आया। और अब अगर ये कहें कि लेकिन मध्य लेकिन प्रदेश से होके कांग्रेस के भीतर जो राहुल गांधी के समर्थक लोग हैं वो कहते हैं कि इस यात्रा से राहुल गांधी महात्मा गांधी की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी, महात्मा गांधी ने भी यात्रा की थी, और वो माने बापू जो है वो महात्मा बन गए थे। और इस पूरी यात्रा के बाद दूसरा तर्क ये है कि जो भारत न्याय यात्रा जो चल रही है, इसमें भी राहुल गांधी एक नए राहुल गांधी बन के उभरेंगे, और वो महात्मा गांधी की तरफ कदम बढ़ाएंगे। इस तरह के तर्क और चर्चाएं हैं। जी। जी राघवेंद्र जी, ये ठीक है कि चर्चा, अगर महात्मा गांधी की यात्राओं से जोड़कर देखा जा रहा है या ये माना जाए कि वो और निखर के आएंगे, तो अब इस विषय में ज्यादा तो कुछ नहीं कहा जा सकता। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस समय अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है इसमें रामलला आप की, संकोच वो मत मुद्दा करिए। अभी। इसमें आप जी, संकोच मत करिए। सभी जी। जगह नहीं, संकोच नहीं कर रहे, लेकिन मुझे ऐसी कोई फिलहाल कोई संभावना दिखती नहीं है। अगर थोड़ी बहुत संभावना दिखती है तो इस बात पर दिखती है
कि वो एमएसपी का मुद्दा उन्होंने उठाया है कि किसानों को वो एमएसपी की गारंटी, लीगल गारंटी वो दिलवाएंगे। अगर उनमें वाकई ये ऐसी कोई अ, उनकी जो बात उन्होंने कही है और वो बड़ी गंभीरता से कह रहे हैं, तो ये एक बड़ा मुद्दा है। तो इसको किसान आंदोलन के संदर्भ में ही नहीं जोड़ा जाए, बल्कि पूरे देश के जो किसान हैं उनकी बदहाली को देखते हुए इस ये मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर वाकई बहुत गंभीरता के साथ राहुल गांधी कह रहे हैं कि एमएसपी को एक वैधानिक आधार दिया जाएगा, तो ये एक मुद्दा है। कुल मिला के मंडल और कमंडल के बीच में आर्थिक मुद्दों की राजनीति कैसे हो, आर्थिक मुद्दे किस तरह से सामने आए, बेरोजगारी से लेके तमाम मुद्दे वो किस तरह से सामने आए, इस दिशा में कहीं कोई राह चल निकलती हुई दिखाई देती है। ये जरूरी नहीं है कि इसका कोई तात्काल कोई लोकसभा चुनाव में उसका परिणाम देखने को मिले, लेकिन ये एक अच्छा संकेत है कि राहुल गांधी आर्थिक विषयों को, बेरोजगारी से संबंधित विषयों को सामने लेके आ रहे हैं। यात्रा ग्वालियर से होते हुए आपने जैसा बताया 6-7 जिलों से होके गुजरेगी, तो मुझे तो सीधे तौर पर यही दिखाई दे रहा है कि ये जो इलाके हैं इनमें से ज्यादातर तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के इलाके कहे जाते हैं, जहां से वो चुनाव लड़ते रहे, गुना से, या उनके परिवार के लोग ग्वालियर से लड़ते रहे हैं। तो क्या ये जो रूट है, क्या बहुत सोच समझ के तय किया गया है कि जिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण मध्य प्रदेश में कांग्रेस को अब सत्ता से हटना पड़ा, क्या उनको हराना सबसे बड़ी प्राथमिकता है, या पूरे देश के संदर्भ में वो देख रहे हैं? मुझे लगता है ये भी रणनीति का एक हिस्सा ही रहा होगा कि रूट इस तरह से तय किया जाए। हालांकि आगरा से होते हुए जा रहे हैं, तो यही एक न्यूनतम मार्ग उनका बचता है गुजरात में पहुंचने का, ये भी एक कारण है। तो अब राहुल गांधी का यहाँ क्या क्या वो बोलते हैं ग्वालियर में और गुना में, और क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, या फिर ग्वालियर और गुना से कौन चुनाव लड़ेगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया के कौन से समर्थक लड़ेंगे, ये सब भी निश्चित रूप से एक सवाल हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में फिलहाल कल ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभा हुई है, उसका वो अपनी रणनीति में लगे हुए हैं, और राहुल गांधी की यात्रा यहाँ आने के बाद ही उसके असर का कुछ पता चल पाएगा। एक सवाल मेरा आपसे जरूर है, आप चाहें तो उसका अगली बातचीत में उत्तर दें या चाहें तो ना भी दें। क्या राहुल गांधी, पिछले हम 10 साल की बात करें, बहुत लंबी बात नहीं करें, 2014 से लेकर अब तक राहुल गांधी की रणनीति कांग्रेस के लिए कितनी कारगर साबित हुई है, कितनी मजबूत उसने बना? क्योंकि हम दो चीज़ मानते हैं, एक तो होता है शॉर्ट टर्म प्लानिंग, एक होती है लॉन्ग टर्म। तो हमें लगता है कि पंचवर्षीय योजनाएं होती है, ये तो 10 साल की योजना हो गई, इसके बाद फिर अगले 5 साल की हम बात करेंगे। तो क्या राहुल गांधी की रणनीति का कांग्रेस को कोई लाभ मिला है, कांग्रेस 10 साल में मजबूत हुई है? या दूसरा ये कि क्या राहुल गांधी की बातों को कांग्रेसी और देश गंभीरता से लेता है? क्योंकि मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम बात करें, क्योंकि हम यहाँ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बात कर रहे हैं, जब कमलनाथ की सरकार बनी थी उन्होंने कहा था 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ़, या फिर सीएम साहब कर्जा माफ़ नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा था कि फिर कोई मुख्यमंत्री के पुत्र या परिजन लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैं 2018 की बात कर रहा हूँ, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री के पुत्र ने चुनाव लड़ा, कमलनाथ जी के पुत्र ने चुनाव लड़ा। तो कांग्रेस के भीतर, कांग्रेस के बाहर, फिर देश की जनता उन्हें कितना गंभीरता से लेती है, सुनती है, इस पर आपकी ज़रूर बातचीत। क्योंकि जो वो बातें कर रहे हैं अगर उस पर कांग्रेस अमल करेगी तो देश उसको सुनेगा भी, गंभीरता से लेगा। अगर कांग्रेस में अमल नहीं होगा तो फिर राहुल गांधी की वॉइस को सबसे पहले कांग्रेस में सुनने की ज़रूरत है। जब उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया तब कांग्रेस के किसी भी पदाधिकारी ने राहुल जी के समर्थन में इस्तीफा नहीं दिया। तो कांग्रेस उनके साथ है नहीं है, इस पर भी बात होगी। और लोकसभा के नतीजे आने के बाद फिर कांग्रेस के भीतर एक, मुझे लगता है कि वैचारिक भूचाल जैसा आने की भी संभावना है। ये सारी चीज़ें आज हम बात कर रहे हैं, इस पर चाहें तो बातचीत, अगली बातचीत में आप जवाब दें। हमारे साथ रमेश सिंह जुड़े हुए हैं। रमेश जी, राहुल गांधी जी की यात्रा दूसरी बार मध्य प्रदेश में हो रही है, वो जो देश भर से निकालते हैं, क्योंकि अब राहुल गांधी राजनीतिक कम महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लगता है कि देश को जानने के लिए यात्राएं जरूरी है, और यात्राओं के जरिए कोई भी गांधी या राहुल गांधी महात्मा गांधी बनने की तरफ बढ़ सकते हैं। आपकी राय, क्या वो महात्मा गांधी की
बनने की तरफ बढ़ सकते हैं, या कांग्रेस को मजबूती मिलेगी और लोकसभा के चुनाव में उनकी यात्रा से कितना लाभ होगा? क्या लोग बढ़ चढ़कर कांग्रेस से टिकट मांगेंगे? क्योंकि अभी तो कांग्रेस में टिकट मांगने वालों का टोटा नजर आ रहा है, जो अंदर की खबर है। आपकी राय? राघवेंद्र जी, राहुल गांधी की ये यात्रा पहली यात्रा से बहुत ज्यादा फ्लॉप होने वाली, और इसका सबूत ये है कि उनके मैं रोज भाषण सुनता हूँ यूट्यूब पे, जो उनकी यात्रा चल रही है। बनारस में उन्होंने बनारस के लोगों को नशेड़ी बोल दिया कि रात भर लोटे शराब पी के लौटते हैं। उत्तर प्रदेश की जमीन पर उन्होंने ये कहा, और मोदी जी ने इसका जवाब भी दे दिया। एक पत्रकार की ठुकाई कर दी। मैंने पहली बार राहुल गांधी के बारे में यूट्यूब में ये मतलब बहुत सारे वीडियो मैंने ऐसे देखे जिसमें वरिष्ठ लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी सनकी हो गया। तो राहुल गांधी पोस्ट फ्लॉप यात्रा पे है, और इस यात्रा का कोई मतलब नतीजा उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो कह रही है कि इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। आपने कहा कि पिछले 10 साल की उनकी रणनीति का क्या नतीजा रहा, तो पॉलिटिकल लेवल पे जो उनकी किसी की भी नेता की जो रणनीति होती है राजनेता की, उसका रिजल्ट जो है वो चुनाव में आना चाहिए। तो एक कर्नाटक और तेलंगाना और एक हिमाचल को छोड़कर उनने बेशुमार, देखिए 2014 का चुनाव हारे, 2019 का चुनाव हारे, इसके बाद स्टेट बाय स्टेट अभी 3 राज्यों के चुनाव हारे। इसके पहले यूपी का चुनाव हारा, कल वहां पे हरियाणा में हारे, पंजाब में हारे, महाराष्ट्र हारे। मतलब जहां देखो वहां चुनाव हारे हैं। तो 10 साल की उनकी रणनीति का ये हाल है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैंने पत्रकार जो मेन स्ट्रीम मीडिया के जो पत्रकार है जो कि मोदी के बड़े कट्टर विरोधी है, उनके मुंह से सुना है कि राहुल गांधी को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तक गंभीरता से नहीं लेते, कि ये तो बेवकूफ आदमी, पीछे उनकी बुराई करते हैं। तो वो भले ही वो रमेश जी, वो भले ही कुछ भी कहें, पार्टी का इंटरनल मामला है। हम थोड़ी सी, राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता है कांग्रेस के, वो एक तरह से उम्मीदों की किरण भी है, और हमें इन बातों से बचना चाहिए कि लोग उन्हें क्या कहते हैं। ये कांग्रेस के भीतर का मामला है कि वो उन्हें गंभीरता से लेते या नहीं लेते, लेकिन हम तो उनको गंभीरता से लेते हैं, इसलिए उस पर चर्चा कर रहे हैं। जी, दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी के वायदों की गंभीरता का सवाल है। तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इनने, आपको ध्यान होगा, 18 पुराणों पे हाथ रख के कसम खाई थी, और तीनों राज्यों में चुनाव हार गए वो। इनके कोई वायदे कामयाब नहीं हुए। ये एमएसपी पे जब ये वायदा कर रहे हैं, तो राघवेंद्र जी, एमएसपी के मामले में कोई गंभीरता आम आदमी की नहीं है कि कोई हमसे एमएसपी पे वायदा करे। एमएसपी पे स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को 2004 में ही कांग्रेस ने खारिज कर दिया था कि एमएसपी को लीगल गारंटी देना असंभव है। अगर एमएसपी पे लीगल गारंटी देते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। ये बात सब जानते हैं। जो पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं, वो भी उनका एक एजेंडा है मोदी को परेशान करने का। वहां की वो भी जानते हैं कि इस पर लीगल गारंटी नहीं हो सकती। तो इस लीगल गारंटी पे किसी को विश्वास नहीं है कि कांग्रेस, आप खुले आम जब पत्रकार किसी से पूछते हैं राहुल गांधी के इस वायदे की, तो वो सीधे कहते हैं कि मतलब पिछले 70 सालों से है, इनने अभी तक लीगल गारंटी दी क्यों नहीं। तो ये बिल्कुल इस पर कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। और राहुल गांधी की ये जो यात्रा है, मैं गारंटी देता हूँ, आप देख लेना, राहुल गांधी की यात्रा सुपर फ्लॉप होने वाली है। चलिए, हमारी तो यही माने अपेक्षा है और यही उम्मीद है कि यात्रा सफल हो, अच्छी हो, और देश में एक मजबूत विपक्ष बन के तैयार हो, और वो सत्ता पक्ष की तरफ भी जाती है, तो हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन सवाल यही है कि क्या देश मजबूत होगा, विपक्ष मजबूत होगा? योगीराज जी, सवाल ये कि क्या एमएसपी, जो जयंत तोमर जी ने कहा कि एमएसपी का बड़ा मुद्दा है और राहुल गांधी इस मुद्दे को टेक ओवर कर रहे हैं। एमएसपी का मुद्दा तो निश्चित रूप से बड़ा, लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, हम कर्नाटक की बात कर रहे हैं, तेलंगाना की बात करें, हिमाचल की बात करें, तो वहाँ एमएसपी के बदले वो सरकारें किसानों को बोनस के रूप में राशि बढ़ा सकती है। जैसा मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने किया था कि हम किसान को गेहूं में प्रति कुंटल 100 रुपये, 150 रुपये बोनस देंगे, जो एमएसपी से अलग हटके होगा। तो ये एक बीच का रास्ता निकल सकता है, और इससे कांग्रेस की
कांग्रेस को लोग गंभीरता से भी लेंगे, खासतौर से राहुल गांधी की बात को गंभीरता से लेंगे कि उनके राष्ट्रीय नेता ने अगर इसका वादा किया है तो चूंकि वो केंद्र सरकार में अभी नहीं है, तो जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं वहां वो बीच का रास्ता निकालकर एमएसपी में पैसा बढ़ा सकती है बोनस के रूप में। आपकी राय, कांग्रेस के भीतर कितनी गंभीरता से राहुल बाबा को लोग लेते हैं और ये यात्रा क्या रंग दिखाएगी? राहुल गांधी से यदि पूछ लो एमएसपी क्या है तो वो बता नहीं पाएंगे, और कितना उस पर खर्च होगा इसका जो कैलकुलेशन जो इकोनॉमिस्ट ने लगाया है देश में, वो अर्थव्यवस्था से ज़्यादा जा रहा है। भारत की जो इकोनॉमी है उससे ज़्यादा जा, अपने बजट से ज़्यादा उसका खर्च हो रहा है। राहुल गांधी हमेशा वो वादे ज़रूर करते हैं जिससे कांग्रेस कैसे ना कैसे सत्ता में आ जाए, और वादे करने में वो ये भी नहीं देख पाते कि ये फुलफिल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। 2019 का एक वादा मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने घोषणा की थी किसानों के लिए कि मैं 72,000 रुपये साल किसानों को दूंगा, जो कि मोदी जी 6,000 दे पा रहे हैं, और इनने तब कहा था कि मैं 72,000 रुपये दूंगा यदि कांग्रेस सत्ता में आई। इसके बावजूद लोग उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे। इतना बड़ा वादा करने के बावजूद लोगों के मन में वो जगह नहीं बना पा रहे। तो कहीं ना कहीं ये है कि पहले आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने कर्तव्यों से, अपने कामों से, अपने उससे बताना पड़ेगा कि आप कितने सिंसियर नेता हैं। अब यात्रा बीच में चल रही है, अभी वो छोड़ के फिर इंग्लैंड कहीं जा रहे हो, तो इससे ये पता पड़ता है कि आप इसके प्रति कितने गंभीर हैं। गंभीरता का आपको परिचय देना पड़ेगा। अब राहुल गांधी तो बहता जोगी रमता पानी जैसा मामला, क्या है वो रमता जोगी बहता पानी, तो अब उनका मन है तो ठीक है, अब यात्रा कर रहे हैं, वो राजनीति थोड़ी कर रहे हैं। राजनीति करते होते तो वो खम ठोक के अपना काम करते। अब यात्री हैं तो ठीक है, यात्रा छोड़ के दूसरी यात्रा पे जा सकते हैं। जी, तो वही तो बात है कि राहुल गांधी भारत यात्रा की बात कर रहे हैं और कांग्रेस के पार्टी भाजपा यात्रा की बात कर रहे हैं, तो उनको ये भी तो देखना चाहिए ना कि मेरी क्या जिम्मेदारी है पार्टी नेताओं के प्रति, इस देश के प्रति मेरे क्या एजेंडे हैं, किन मुद्दों को लेकर हम राजनीति करना चाहते हैं और किन मुद्दों पर जनता आपसे सहमत हो पाएगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो उतना मेरे ख्याल से गंभीरता से नहीं सोचते। और पूरी के पूरी पार्टी आप ये देखिए, राहुल गांधी की जो यात्रा है वो पार्टी को मजबूत करने की यात्रा मुझे नज़र नहीं आती। पार्टी उनको मजबूत करने के लिए तमाम तरह के ये प्रकल्प चलाती रहती है, कभी भारत जोड़ो तो कभी न्याय यात्रा, इस तरह के प्रपंच कांग्रेस में हो रहे हैं। आप ये देखिए, जब फर्स्ट इनकी यात्रा में भी कोई कांग्रेस मजबूत नहीं, और अब तो ये सेकंड यात्रा का ये आलम है कि जिस स्टेट में ये गए वहाँ से कांग्रेस के नेता छोड़ के, पार्टी छोड़ के चले गए। तो एक जो गंभीरता का एक परिचय कांग्रेस राहुल गांधी को देना चाहिए, पार्टी को एकजुट करने का जो परिचय देना चाहिए। आज मौका किस बात पे, कल अमित शाह भोपाल आए थे और उन्होंने पार्टी वर्कर को वो 170 बूथ की सूची सौंपी कि पिछली बार हम हारे थे, क्यों हारे थे, इस पर काम करना है। मतलब वो माइक्रो लेवल पर जाके काम कर रहे हैं और आप अपनी यात्रा में लगे हो, आपको यही पता नहीं, आप इंग्लैंड जा रहे हो भैया। अब कांग्रेस तो वैसे भी एक तरह से आंदोलन की पार्टी है, आंदोलन से वो मैंने पार्टी बनी और आंदोलन से वो सरकार में आई है। तो हर एक पार्टी का अपना एक कैरेक्टर होता है, एक स्वभाव होता है, हर एक पार्टी की अपनी फिलॉसफी होती है। तो कांग्रेस तो जैसे यात्रा निकालती है, गांधी जी ने यात्रा निकाली, अंग्रेज भाग गए, राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, कांग्रेस मजबूत हो सकती है, सरकार में आ सकती है। ये उनका प्रयोग है, देखते कितना आगे बढ़ता है। तो ये बहुत सारी बातें, लेकिन सवाल ये है कि क्या इन यात्राओं से कांग्रेस को मजबूती मिलेगी और टिकट के दावेदार बढ़ेंगे? क्योंकि कमलनाथ जी बोल चुके हैं कि कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा है, फौरन फैसला करें टिकटों के मामले में स्क्रीनिंग कमेटी को लेकर। दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं कि जल्दी उम्मीदवार घोषित करने चाहिए और हफ्ते भर में ऐसी उम्मीद है कि कांग्रेस अपने कुछ उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। जयंत जी, आपकी राय, जो मेरा पिछला सवाल था और अभी भी। जी राघवेंद्र जी, मैं तो बार बार यही विचार करता हूं कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के ही बयान अब कब तक आते रहेंगे। राहुल गांधी असफल साबित हो चुके हैं, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ वो दोनों असफल साबित हो चुके हैं, और अब तो जीतू पटवारी के हाथ में कमान है और वो किस तरह से निर्णय करते हैं, किस तरह से वित्त का प्रबंध करते हैं, अगर कमलनाथ उसमें सहयोग न करें तब क्या स्थिति बनेगी, ये सब चीजें तो हैं ही। और साथ साथ ये भी कि आखिर कांग्रेस में जो लोग इतने लंबे समय से राहुल गांधी के इर्द गिर्द रहे हैं वो कितना कामयाब रहे पार्टी को सफलता दिलाने में। और राहुल गांधी के विषय में तो जैसा आपने कहा, और योगी राज जी ने जो बात कही कि गंभीर नहीं है और बार बार वो यात्रा करके और फिर चले जाते हैं, सैर सपाटे पे जाते हैं या ध्यान करने जाते हैं, ये
तो उन्हीं को पता होगा। लेकिन गंभीरता तो बहुत जरूरी है। महात्मा गांधी साबरमती छोड़कर निकले थे तो ये कह के निकले थे कि अब तभी वापस लौटूंगा जब जब देश को आजादी मिलेगी, स्वराज हासिल हो जाएगा। फिर वो वापस गए नहीं। साबरमती का आश्रम राहुल गांधी कितनी भी मेहनत कुछ से बना था। राहुल गांधी भी कुछ संकल्प लेकर निकले हैं। वो बता भले ही ना रहा हो, लेकिन संकल्प तो उनके पास भी कुछ ना कुछ होगा कि कांग्रेस को मजबूत करके मानेंगे, और नहीं कर पाए तो फिर क्या करेंगे। वो जो क्या करेंगे नहीं कर पाने पर, ये पता नहीं किसी को, लेकिन संकल्प उनका भी बहुत मजबूत है। क्योंकि वो माइनस माने जब टेम्परेचर होता है उसमें वो टी शर्ट पहन के घूमते हैं, तो वो संकल्प शक्ति तो है उनके भीतर, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसा होता है इसकी बात जरूर हम देखेंगे। क्योंकि कांग्रेस का लॉन्ग टर्म पॉलिसी में वो कितना आगे लेकर जा रहे हैं, शॉर्ट टर्म में कितना लेकर जा रहे हैं, ये कुछ किसी के भी पल्ले नहीं पड़ रहा है। 10 साल में उन्होंने जो कुछ किया, कांग्रेस शिंक हो गई। अब शॉर्ट टर्म पॉलिसी कुछ है नहीं, तो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये आपने जैसा कहा कि राहुल गांधी जानते हैं, हम लोग तो सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। जी जी बिल्कुल ठीक बात है। उनके अंदर संकल्प शक्ति जरूर होगी, लेकिन शायद वो इस समय एक तरह से किंकर्तव्य विमूढ़ हैं कि समझ नहीं पा रहे करें क्या करें और क्या नहीं करें। क्योंकि पुराने लोग जो थे उनके इर्द गिर्द इतने लंबे समय से वो तो सब चले गए जी। और नए लोग कोई आसपास दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये एक संकट है। ऐसा कहा जाता है कि उनको कम्युनिस्ट लोगों ने एक तरह से अपने घेरे में ले लिया है। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी की देश में दशा है, कांग्रेस की भी दशा उसी तरफ होती हुई दिख रही है। क्योंकि कांग्रेस के पुराने आदमी तो नजर नहीं आ रहे, और जो उनके साथ हैं वो भी नहीं दिख रहे हैं। पुराने तो चले गए छोड़कर, और जो साथ है वो दिख नहीं रहे हैं, और कहते हैं कि वो कम्युनिस्ट या वामपंथी विचारधारा के हैं। जी जी बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश में 80 सीट में से समाजवादी पार्टी उनके लिए सिर्फ 16-17 सीट छोड़ रही है। तो ये अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय है कि जिस प्रदेश में कांग्रेस का एक समय एक छत्र राज हुआ करता था, वहां विधानसभा में उसके गिने चुने विधायक आ रहे हैं, मतलब जो 10 दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर पा रहे। और आपको लोकसभा सीटें जो मिल रही हैं तो वो 20 से नीचे मिल रही हैं। तो आप कुल मिला के आप मान चुके हैं कि आपकी स्थिति बहुत खराब है, और आपने संगठन के स्तर पे आपने कोई काम किया नहीं है, और अगर किया है तो आपकी रणनीति बहुत ही खराब रही है। तो वो रणनीति उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हो रही, तो दूसरे राज्यों में आप कौन सी रणनीति अपनाएंगे? चलिए, समय मिला तो मैं एक किस्सा जरूर सुनाऊंगा। समय की कमी अगर इसमें मुझे मिलती है, अनुमति मिलती है तो। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जो कुछ हो रहा है वो बहुत अच्छा नहीं है कांग्रेस के लिए। रमेश जी, आपकी राय? जैन जी कुछ बोलना चाहते हैं आप? मैंने बीच में टोक दिया आपको। जी मेरी बात पूरी हो गई जी। रमेश जी संक्षेप में। राघवेंद्र जी, किसी भी नेता के लिए उसके अंदर एक वैचारिक गहराई की जरूरत होती है, और आपके अंदर वैचारिक गहराई क्या है, आपकी एक या दो लाइन सुन के हम बता सकते हैं, आप किसी की बता सकते हैं। राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि पांडव तपस्वी थे, उनने मोहब्बत की दुकान खोली थी, क्या पांडवों ने गलत जीएसटी लागू की थी? क्या पांडवों ने गलत नोटबंदी लागू की थी? अब आप बताइए, महाभारत सीरियल देख देख के सबको पता है कि महाभारत किस कैरेक्टर का कैसा क्या रोल था। राहुल गांधी को मैंने मार दिया, जिसे आप देख रहे हैं वो राहुल गांधी नहीं है। इन बातों को सुन के उस आदमी की वैचारिक मानसिकता का पता चलता है कि ये आदमी किस तरह का सोच रखता है। अब आप ये देखिए कि पूरी यात्रा में वो सिर्फ अडानी, ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा और अमिताभ बच्चन के उदाहरण दे दे के लोगों को समझा रहे हैं। ये इनकी वैचारिक गहराई है। संकल्प का जहां तक सवाल है राहुल गांधी का, तो संकल्प तो आप जो कोई भी नेता संकल्प लेता है तो वो कामयाबी अगर सामने रख दे तो संकल्प की सिद्धि है, और नहीं तो संकल्प असफल हो गया। देखिए, राहुल गांधी कोशिश तो कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। इसी कोशिश पर एक किस्सा है मेरे पास कि जंगल में राजा का चुनाव होता है, वहाँ लोकतंत्र आता है। पहले लोग, अभी भी हम कहते हैं कि जंगल का राजा शेर होता है, उन्होंने कहा अब शेर बहुत दिनों से राजा है, चुनाव होगा, और जंगल का राजा बन गया बंदर। और बंदर जब जंगल का राजा हुआ तो जंगल में आग लगी, और पता हुआ कि बंदर आग बुझाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन आग बुझी नहीं। लोग कहते हैं कि आपको राजा बनाया, हमें बचाइए। अब बंदर एक डगाल से दूसरी डगाल पर कूदता है, और कोशिश करते करते पसीने पसीने होता है।
तब लोग खींच कर कहते हैं वहाँ के जानवर कि तुमको राजा बनाया और तुम आग से हमको बचा ही नहीं पा रहे हो। तो बंदर ये कहता है कि देखिए, मुझे जो आता है मैं पूरी शिद्दत से कर रहा हूँ, पसीने पसीने हो रहा हूँ, अब आप नहीं बच पा रहे तो मैं क्या करूँ। सवाल है कि जो भी आदमी है, चाहे नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, राहुल गांधी हो, शिद्दत से काम कर रहा है, पसीने पसीने हो रहा है। अब रिजल्ट बताएगा कि वो आग से जंगल को बचा पा रहे हैं, पार्टी को बचा पा रहे हैं कि नहीं बचा पा रहे हैं। ये ऐसा कहना है। राहुल गांधी की कोशिशें तो जारी है। अब कांग्रेस बचती है तो ठीक है, और ना बचती है तो उनकी कोशिशें आगे भी जारी रहेंगी। योगीराज जी, आपकी अब छोटी सी टिप्पणी इस पर। देखिए, राहुल गांधी अपनी कोशिश कर रहे हैं और इधर से उधर बिल्कुल उनकी उछल कूद में कहीं कोई कमी नहीं है, और वो एक ऐसा खिलौना बन गए हैं जिसमें जितनी चाबी भर दो और लोगों का वो मनोरंजन करता रहता है। ये एक दीगर मामला है, लेकिन इतनी बड़ी पार्टी के आप लीडर हो, और आप देखिए अभी जयंत जी ने एक अच्छी बात कही कि वहाँ समझौता हो गया, उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर समझौता हुआ जी। अब उस समझौते को कांग्रेस ने ऐसे प्रचारित किया कि साहब प्रियंका गांधी के दखल के बाद आखिर सीट शेयरिंग पे बात बन गई। अब आपको 80 में से 15 सीट मिल नहीं रही और आप कह रहे साहब प्रियंका गांधी के दखल के बाद। प्रियंका गांधी का दखल भी इसलिए कि उनको इलेक्शन लड़ना है सोनिया जी की सीट पर। अगर सपा का साथ नहीं हुआ तो वो सीट भी खतरे में पड़ जाएगी। तो उनकी चिंता ये है कि राहुल बाबा तो महात्मा गांधी बन रहे हैं, अब इंदिरा गांधी बनने के लिए प्रियंका को चुनाव तो जीतना पड़ेगा ना। तो ये एक संकट है जो कहीं ना कहीं पार्टी की चिंता को जताता है। आपकी एक आध वाक्य में मैं जल्दी वही से तो कह रहा हूँ कि पार्टी अपने नेताओं की चिंता करे ना करे, नेता बने ना बने, पार्टी पूरी चिंता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की चिंता में तो पार्टी दुबली हो रही पूरी। कह सकते हैं कि लीडर तो वो होता है जिसकी वजह से पार्टी मजबूत हो जाए, लेकिन अब लीडरों को पार्टी लीडरों को मजबूत करने लगी है। मामला उलट गया है। सेनापति वो होता है जो हारा हुआ युद्ध जिताते। अब पूरी सेना जो है वो कमजोर सेनापति को मजबूत करने में लगी है। कभी वो राहुल गांधी यूपी छोड़कर केरल चले जाते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, कहीं प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी की सीट बचाने के लिए समझौते की बात हो रही है। तो आपको साबित करना पड़ेगा कि आप जिताऊ नेता हैं और आपके नाम पर वोट मिल सकते हैं, और आप हारी बाजी को जिताएंगे तो फिर आप लीडर के रूप में इमर्ज होंगे। तो बाखबर की चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। तीनों मेहमानों को मैं धन्यवाद करता हूँ। जयंत जी, आपका बहुत साधुवाद। रमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और योगीराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो देखते हैं मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा से कांग्रेस को क्या लाभ होने वाला है और लोकसभा चुनाव में उसके क्या प्रभाव या नतीजे आएंगे। तो जुड़े बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।